हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले 2 चैप्टर को एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है, हमारा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका तीसरा टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से और पेशेंस के साथ बिल्कुल सुनिए। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले इसको आराम से देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 को पढ़िए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ चैप्टर में एक लिखा हुआ चर, एक लिखा हुआ रैखिक समीकरण युग्म। इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं और हम लोग अपने अध्याय को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है, यदि आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो मैंने बताया था कि चर किसे कहते हैं, जो एक्स वाई जेड ए बी सी एन ये सब आप लोग मानते हैं तो इसे कहा जाता है चर। मतलब जिसका मान बदला जा सके। जैसे x का मान यदि आप मान ले तो 1 हो सकता है, x का मान मान ले तो 2 हो सकता है। लेकिन यदि ये चर अपने आप में अकेले अकेले होते हैं, लेकिन यदि कहा जाए 2 चर, 2 चर का मतलब होता है इन्हीं किसी चर में से 2 चर। मान लीजिए एक x और y, तो ये हो गए 2 चर। अब आपने रैखिक समीकरण तो पिछले क्लास में ही मैंने बताया था। पहले तो बताया था कि रैखिक बहुपद, तो आपको पता है कि रैखिक बहुपद जो होता है उसको हम लोग ax प्लस b से शो करते हैं। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पर जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात जो होती है वो बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब बात यह है कि रैखिक बहुपद यदि ये कहा जाता है तो रैखिक समीकरण यहाँ पे कहा गया है। तो जब हम लोग ax प्लस b बराबर 0 के कर देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं इसे? रैखिक समीकरण कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये भी सही है कि ये जो रैखिक बहुपद था इससे हम लोगों ने रैखिक समीकरण मान लिया। लेकिन यहाँ पर लिखा है रैखिक समीकरण युग्म और साथ साथ लिखा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये क्या लिखा हुआ है, चलिए पहले इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि 2 चर का मतलब होता है x और y, 2 चर होने चाहिए। यदि हम लोग किसी भी रैखिक बहुपद को ax प्लस b के रूप में लिखें तो हम ऐसे कर सकते हैं 2x प्लस 4 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण हो गया। 2x प्लस 4 बराबर 0 रैखिक समीकरण हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे, यदि इसको सॉल्व करें तो 2x बराबर हो जाएगा -4 और x बराबर हो जाएगा -4/2 और ये कट कर आ जाएगा -2। तो x का मान क्या आ गया, -2। तो यहाँ पर जो x का मान है वो कभी नहीं बदलेगा, x का मान तो सेम ही रहेगा। -2 है तो -2 है, ठीक है। यदि आप इसी जगह पे इस समीकरण में यदि आप x का मान -2 रख दे तो 2 ब्रैकेट में -2 प्लस 4 बराबर 0 आना चाहिए। तो ये -4 2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4 प्लस 4 बराबर 0 और 0 बराबर 0। देखिए प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों बराबर हो गया। क्लियर है। लेकिन यदि हम क्या करें, यहाँ पर तो एक चर था, यदि हम x प्लस वाई बराबर 5 तो यहाँ पर कितने चर हो गए। अब आप ये देखिए, ये 2 चर के रैखिक समीकरण बन गया। 2 चर हैं x और y और उस मैक्सिमम पावर 1 है, अधिकतम पावर बहुपद की घात जो है वो 1 है, इसलिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या बना है, रैखिक समीकरण, ठीक है। अच्छी बात है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। लेकिन यदि हम इस समीकरण में देखें तो x का मान निकालना चाहे तो x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर x का मान आप निकाल नहीं पा रहे हैं, है ना। यदि हम लोग यहाँ से y का मान निकालना चाहे तो y बराबर 5 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर y का भी मान नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि यदि एक समीकरण में 2 चर हैं तो दोनों में से किसी भी चर का एक निश्चित मान नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ से x और y का मान नहीं निकाला जा सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि हम लोग मान लें कि n1 एक संख्या है 5 और n2 एक संख्या है 3, ठीक है। यदि हम लोग n1
N2, N1 और N2 को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8, उसका मान 8 आ गया। और यदि हम लोग N1 - N2 इन दोनों संख्याओं को घटा दें तो 5 - 3 = 2 आ गया। तो ये जो यदि हमको N1 और N2 नहीं पता है तब हम क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि N1 का मान, N1 जो है वो x है और जो N2 है वो क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा y, क्योंकि दोनों अलग अलग मान है तो N1 x और N2 y हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर क्या होगा, तो बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि यहीं 5 और 8, यहीं x और y जोड़ने पर क्या रहे 8, और यहीं x और y को घटाने पर क्या रहा है 2, तो यहीं x - y को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से कि ये जो बना है ये एक रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण। ये एक रैखिक समीकरण है और ये क्या है, ये भी एक रैखिक समीकरण है। दोनों के दोनों रैखिक समीकरण हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, दोनों के दोनों रैखिक समीकरण हैं, अच्छी बात है। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो ये जो दोनों हैं ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, है ना। अब ये दोनों 2 समीकरण हैं तो इनको हम लोग कह सकते हैं समीकरण युग्म। क्या कह सकते हैं, समीकरण युग्म। और ये जो 1 और 2 दोनों समीकरण हैं इनको हम कह सकते हैं 2 चर वाले हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे युग्म भी है तो हम लोग लिख देंगे युग्म। तो जब 2 रैखिक समीकरण, 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, और इस अध्याय में हम इसी x और y के मान को निकालना सीखेंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे ध्यान से देखते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है उसके विषय में। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अब देखिए क्या होता है कि यदि हम लोग ग्राफ पे शो करना चाहें, है ना, तो आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि यदि ग्राफ को शो करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। आपको याद हो तो मैंने बताया था, है ना, जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे तो सीधे बना रहे थे बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से इसका ग्राफ बनता था। अब बात यह है कि यदि ऐसा ग्राफ बनता है तो यहाँ पे ये जो लाइन बना हुआ है इसी को रैखिक समीकरण की रेखा कहते हैं। तो ये 1 भी हो सकता है इस तरीके से, है ना, और यही लाइन 2 भी हो सकते हैं इस तरीके से, और यही लाइन जो हो सकता है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकती है, काट सकती है, प्रतिच्छेद कर सकती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग जो हैं वो रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन एक ही रेखा होगी, सीधी रेखा होगी। यहाँ पर द्विघात समीकरण का यू आकार का नहीं बनेगा, ना ही ये आपका इस तरीके का वेव टाइप का बनेगा। ऐसे आपको ग्राफ में मिलने वाले नहीं हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखाएं की बात की जाएंगी। और ये रेखा कैसे बनेगा, ये रेखा किस तरीके से बनेगा, इसी को हम लोग ग्राफ विधि से थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा की बात होगी, जिसका परिचय हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ही देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि x + y = 5 एक रैखिक समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, यदि हम लोग इस x + y = 5 का एक ग्राफ पर लाइन बनाना चाहें तो जाहिर सी बात है वो सीधी रेखा ही बनेगी, है ना, इस तरीके से सीधी रेखा ही बनेगी। वो इस तरीके से रेखा नहीं बनेगी, ना ही वो इस तरीके से कोई रेखा बनेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगा। तो सीधी रेखा मिलेगा। तो चलिए अब हम लोगों का काम क्या था, ध्यान से समझिए, ग्राफ बनाना कैसे सीखेंगे। सबसे पहला काम यह है कि हम लोगों को एक बॉक्स बनाना है
और उस बॉक्स में एक तरफ x रखना है और एक तरफ y रखना है। ठीक है, देखें तो यहाँ पर x रख लेते हैं और यहाँ पर y। क्लियर है। अब यहाँ पर यदि आप x y रख लिए हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि इसी समीकरण में हम लोगों को मान रखना है। मान लेते हैं कि x का मान क्या है, 0। इसका मतलब इस समीकरण में आप x बराबर यदि 0 माने हैं तो जाहिर सी बात है y बराबर क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, ऐसे समझिए, तो यहां से देखें तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यदि आप x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0, मतलब y का मान क्या आ गया, 5। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 5। अब यदि x का मान जो है आप मान लीजिए 1, तो यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। अब यदि आप माइनस 1 रख देंगे तो x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस माइनस प्लस 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 रख दीजिए। और यदि आप x का मान 2 मान लीजिए तो y का मान क्या आ जाएगा, तो x बराबर आप 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 5 प्लस 2, तो y बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। 5 माइनस सॉरी ये माइनस है, 5 माइनस 2 तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आपने यहाँ पर ये जो निकाला है ना, ये बिंदु निकालते हैं किसी भी ग्राफ पर, वो निर्देशांक जो आप निकालते हैं तो उसी को हमको यहाँ पर रखना है। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और नीचे 1 2 3 4 इस तरीके से भी बनेंगे और इधर भी बनेंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये x डैश है और ये y डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 होगा, 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से बनेगा। चलिए अब इस लाइन को जो आपने यहाँ पर निर्देशांक बनाया है इसको यहाँ पर रखते हैं। तो पहला क्या है, तो आप देखेंगे जो पहला है वो है 0 से 5। पहला क्या है, 0 5। तो 0 कहाँ है, 0 तो ये है मूल बिंदु, 0 हो गया। 5 कहाँ है, y पर 5 ये है, मतलब पहला बिंदु आपका कहाँ बनेगा, इस जगह पे बन जाएगा। तो ये पहला बिंदु बन गया। ठीक, दूसरा क्या है, 1 और 4। 1 मतलब x पर यहाँ पर, और 4 कहाँ पर हो जाएगा, y पर, मतलब ये बिंदु यहाँ से इस तरीके का बनेगा। तो ये हो गया ये बिंदु। ठीक है, अब कह रहा है कि -1 6, तो -1 कहाँ है, -1 मतलब x बिंदु पर -1, तो -1 यहाँ पर है ये वाला बिंदु, और 6 कहाँ है, ये, तो ये जो बिंदु बनेगा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब क्या कह रहा है, 2 और 3, x अक्ष पर 2 और y पर 3, तो ये बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी इस तरीके की। ये जो लाइन है सीधी रेखा आई है, यही लाइन क्या है, यही लाइन जो है वो आपका x प्लस वाई बराबर 5 है। क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे सभी बिंदुओं के आप नाम लिख देंगे, जैसे कि ये जो बिंदु है ये -1, 6 है, ये जो बिंदु है 0, 5 है, ये जो बिंदु है 1, 4 है, ये जो बिंदु है ये कितना है, 2, 3 है। तो इस हिसाब से आपके सभी बिंदु मिलेंगे और देखेंगे तो एक सीधी रेखा आपको बनी हुई दिखाई देगी। और ये जो हमेशा जो लाइन जाएगी ये आगे जाकर कहीं ना कहीं x अक्ष पर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर जो है समीकरण को व्यक्त करते हैं। समझ में आया होगा। चलिए, यदि ये बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहली बात तो आप लोगों ने देखा है कि रैखिक
समीकरण का मानक रूप कैसा है? तो रैखिक समीकरण का मानक रूप जो हम लोगों ने पढ़ा वो है ax प्लस बी बराबर 0। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसा होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो ये कैसा होगा भाई? क्योंकि अब इसमें दो चर हैं तो ax प्लस बी वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, युग्म का मानक रूप। तो ये कैसे आपको दिखाई देगा? तो ये आपको दिखाई देगा ax प्लस बी वाई बराबर 0। अब ये एक हो गया। अब जबकि युग्म की बात किया है तो हम लोग फिर से ax प्लस बी वाई कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे, अच्छा इसको सी कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल समान, एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a1 कर लेंगे, b1 कर लेंगे, c1 कर लेंगे, क्योंकि पहला समीकरण है। इसको a2 कर लेंगे, इसको b2 कर लेंगे, इसको c2 कर लेंगे। इस हिसाब से जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होगा वो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखें तो इसके आगे क्या होगा। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और ग्राफी विधि से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि जब आपको रैखिक समीकरण युग्म देगा तो कैसे आप ग्राफ उसका बनाएंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न हमारे सामने है। एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ कि आपसे बोला गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा जो रैखिक समीकरण दिया गया x माइनस 3y बराबर 6। तो आपको यहाँ पर दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो पहला काम क्या करना है कि समीकरण 1 के ग्राफ हेतु पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के ग्राफ हेतु। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो ठीक है, तो इसके लिए हमको एक बॉक्स बनाना है। इसके लिए क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। जैसा कि हम लोग कम से कम, देखिए इसमें आपको कम से कम 3 मान तो लेना ही पड़ेगा। कितने मान लेने पड़ेंगे, 3 मान तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि x और y मान रख लेंगे। यहाँ पर भी x और y रख लेंगे। ये समीकरण 1 के ग्राफ के लिए है और मैं इधर कर लेता हूँ समीकरण 2 के ग्राफ हेतु, है ना। ये समीकरण 1 के ग्राफ है तो ये समीकरण 2 के ग्राफ है। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि यहाँ से पहले समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो यदि हम लोग x बराबर 0 रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो इस हिसाब से यहाँ से माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 42। तो y का मान क्या आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 छक्का 42, तो y का मान 6 आ गया। तो जब आपने 0 मान रखा तो क्या आ गया, y का मान 6। यदि हम लोग x का मान क्योंकि कट जाए ऐसा मान रख लेते हैं तो 7 ले लेते हैं। तो यदि आप 7 ले लेंगे तो x बराबर आप 7 लिए हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो यहाँ से जो y का मान आ जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 ही आएगा। तो ये y का मान भी क्या आ जाएगा, 7 आ गया। अब हम लोग तीसरा मान ले लेते हैं x का माइनस 7 ले लेते हैं। तो x बराबर माइनस 7 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो माइनस 7y बराबर माइनस 42 प्लस 7 और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7y बराबर माइनस 35। तो y माइनस से माइनस और 7 से 35 कट गया, 5 आ गया। तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5। इसी तरीके से आपको समीकरण नंबर 2 के ग्राफ के लिए भी सॉल्व करना है। तो x माइनस 3y बराबर 6 दिया हुआ है समीकरण नंबर 2।
तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि x का मान हम लोग 0 रख लेंगे। यदि x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3y बराबर 6 और ये 2 हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर रख लेंगे -2। फिर उसके बाद आप x का कोई भी मान, आप देखिए x का कोई भी मान रख सकते हैं। मैंने 3 ले लिया क्योंकि वो 3 से कट जाएगा। तो यदि मैंने 3 लिया तो 3x बराबर, यदि आप 3 ले लिए फिर उसके बाद -3y बराबर क्या करेंगे, 6 - 3 कर लेंगे। तो -3y बराबर 3 बचेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, -3 आ गया। यहाँ सॉरी 3 से 3 कट गया, -1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मान रखेंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसके बाद x बराबर यदि हम लोग -3 ले लें, यदि x बराबर -3 ले लेते हैं, -3y बराबर 6 हो जाएगा। तो -3y बराबर 6 + 3 हो जाएगा। -3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, y बराबर -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर -3 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपने ग्राफ फर्स्ट के लिए देखा तो ग्राफ फर्स्ट के लिए आपके पास 0, 6, 7, 7, -7, 5 और यहाँ पर आपने इस ग्राफ में देखा तो 0, -2, 3, -1 और -3, -3। ये आपके पास किसी ग्राफ पर बिंदु मिलेंगे और इन्हीं सबको मिलाना है। तो सबसे पहले ग्राफ फर्स्ट के लिए हम लोग बनाएंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं और एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमने बना दिया। इसको नंबरिंग में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पिछले हम लोगों को क्या क्या, एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो आपके सामने देखिए ये सभी नंबर के क्या दिए गए हैं ग्राफ। अब यहाँ पर अब ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे -7, 5। तो अब पहले वाले समीकरण में क्या क्या दिया था, तो एक दिया था 0, 6 का बनाना है, एक 7, 7 का बनाना है और एक -7, 5 का बनाना है पहले वाले ग्राफ से। तो पहले समीकरण के लिए बना लेते हैं। तो 0, 6, 0, 6 x अक्ष का 0 और y अक्ष का 6। तो मतलब एक पहला बिंदु यहाँ पर मिलेगा। दूसरा कह रहा है 7, 7। तो x का 7 ये रहा और y का 7 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये जो बिंदु मिलेगा यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। तो ये आपका बन गया, ये बन गया 7, 7 का। ठीक है, ये किसका बन गया, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा 7, 7 का फिर से बना लेते हैं। ये 7, 7 का बन गया। ठीक है, ये 7, 7 का बन गया। अब इसके बाद -7 है और 5 है। तो -7 ये हो गया और ये 5 हो गया। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ पर बना है, दूसरा यहाँ पर बना है और तीसरा आपका यहाँ पर बना है। यही जो बिंदु मिल रहे हैं यही बिंदु आपके पहले समीकरण के बराबर होंगे। तो यहाँ से ये जो लाइन गया सीधे सीधे, इस यही लाइन जो है क्या है, यही लाइन है x - 7y बराबर -42 के। किसके बराबर है, x - 7y बराबर -42 के बराबर है। अब हम लोग दूसरे को देखते हैं, दूसरे को देखेंगे। दूसरा इक्वेशन हम लोगों के लिए क्या क्या बिंदु दिया था, तो 0, -2 दिया है और एक 3, -1 है और एक क्या था -3, -3। अब इस बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। इस बिंदु में आप देखिए तो 0, -2 यहाँ पर है, 0, -2 यहाँ पर है और 3, -1, 3, -1 ये रहा यहाँ पर, ये बिंदु है। ये 3, -1 हो गया, 3, -1। अब इसके बाद क्या है, -3 दोनों है। -3 x का -3 यहाँ पे है और y का -3 यहाँ पे है। तो ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बिंदु मिलेगा यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये तीनों बिंदु यहाँ पर मिले हैं। तो यदि यहाँ से देखें तो एक लाइन सीधी बिल्कुल इस तरीके से जाएगी, ऐसे होते हुए, है ना।
बिल्कुल इस तरीके से होते हुए जाएगी ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर उस रेखा से मिल जाएगी, प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि दोनों समांतर नहीं है। तो ये जो लाइन बना है ना, ये जो लाइन बना है, ये बना है दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और आपको ये भी दिखाई, अभी मैं बताऊंगा कि आगे चलकर प्रतिच्छेदित होंगी कि समांतर होगा कि संपाती होगा, इसके विषय में भी हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो इस तरीके से किसी भी समीकरण का हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्राफ पे रेखाएं बन रही हैं ये किस तरीके की बन रही हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले ही यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही सबसे पहले इसी शुरुआत ही की थी। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ग्राफ में ये इक्वेशन बना है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, यहाँ पर भी 2 हैं। तो इस हिसाब से इस तरीके से आपके युग्म बनेंगे, क्योंकि युग्म है तो 2 रेखाओं की बात होगी। यहाँ पर भी 2 रेखाएं हैं, इस पहले वाले में भी, यहाँ पर क्या है, एक दूसरे पर ही 2 रेखाएं हो गई हैं। ठीक है, चलिए इनके विषय में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि 2 रेखाएं हैं, 2 रैखिक समीकरण के ग्राफीय रेखा है, तो मान लीजिए कि वो जो रेखा है एक दूसरे को इस तरीके से एक दूसरे को इस तरीके से बाइसेक्ट कर रही हूँ, है ना। 2 आपके समीकरण युग्म दिए गए हैं और इस तरीके से बाइसेक्ट कर रही है। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने रेलगाड़ी की पटरी देखी होगी, इस तरीके से क्या होता है, दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं, बिल्कुल समांतर होते हैं। यदि दोनों समांतर होते हैं तो आगे चलकर ये कहीं प्रतिच्छेदित होती नहीं है। और कभी कभी क्या होती है, 2 रेखाएं दे दी गई हैं इस तरीके से, 2 रेखाएं हैं, इस पर क्या है, एक दूसरे पर ही क्या है, रखी गई है। तो दोनों लाइन एक दूसरे पर ही हैं, एक के ऊपर एक है, तो इसे हम लोग कहते हैं संपाती। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इसको कहा जाता है समानांतर रेखाएं। इसको क्या कहा जाता है, समानांतर या समांतर, दोनों एक ही होता है, चाहे आप समानांतर लिखिए चाहे समांतर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, रेखाएं। और इसको कहते हैं संपाती रेखाएं। इसको क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। ठीक है, तो यदि आपके ग्राफ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती हैं, तो यहाँ पे ये जो दोनों समीकरण है ना, ये जो दोनों समीकरण होती हैं, उनमें a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, और ये जो समानांतर रेखाएं होती हैं, इसमें a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और ये जो बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। और ये जो संपाती रेखाएं बनती हैं, इसमें a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर होता है c1 बटे c2 के। तो जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको वो दोनों रेखाएं जो ग्राफ पर बनेगी संपाती बनेगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं इसको। अब बताते हैं आपको कि यदि ये a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसके अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, मतलब केवल एक हल। चाहे आपसे कहे अद्वितीय हल, चाहे केवल एक हल, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जब भी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसका मतलब उसका केवल एक हल होगा। और यदि समानांतर रेखाएं हैं तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या कहेंगे उसको, कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं। और यदि दोनों संपाती रेखाएं हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल, या तो इसी को कहते हैं अनेक हल। इसको क्या कहते हैं, अनेक हल कहते हैं। ठीक है, अब बात ये करते हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, रैखिक समीकरण युग्म,
रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर क्या होगा कि संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। और यदि समानांतर हैं तो असंगत होता है। यदि समानांतर हैं तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत होता है। कब? जब ये समानांतर या समांतर होते हैं। और रैखिक समीकरण युग्म संपाती के लिए कैसा होगा? संपाती के लिए रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होता है। ठीक है, संगत होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि ये a1 बटा b1, ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आया कहाँ से? अब देखिए, यही जो मैं आपसे अभी तक बात कर रहा था, ये सब किसके लिए था? ये सब था रैखिक समीकरण युग्म। किसके लिए था? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब जानते हैं, ax प्लस by, है ना, दो चर वाले। किसके हैं? दो चर के रैखिक समीकरण और उसके साथ युग्म। तो इसका मतलब मैंने आपको क्लास के पहले ही समझा दिया था क्या होता है। तो यहाँ पर होता है a1x प्लस b1x बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। अच्छा, यहाँ पर ये y होगा, है ना, ये जो है y। क्लियर है? तो ये दोनों रैखिक समीकरण हैं और इन्हीं दोनों रैखिक समीकरण के लिए ये सारा तामझाम यहाँ पर मैंने आपको बताया है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे संबंधित कुछ सवाल भी कर लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ सवाल करते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहता है। चलिए, मैं एक सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिखा कि लिख लेते हैं एक प्रश्न कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस, ऐसे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यदि मैं पूछूं कि बताइए ये जो दोनों समीकरण युग्म हैं, क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर है या फिर संपाती हैं? मतलब यदि इनको ग्राफ पे बनाया जाए दोनों समीकरणों को, तो ये कैसे रूप लेंगे? तो इन तीनों में से कैसा रूप लेंगे कि प्रतिच्छेद करेंगी, है ना, कि ये समांतर होंगी, कि ये संपाती होंगी, ये कैसा बनाएंगी? तो चलिए, इसके लिए हम लोग यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। यदि a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के, तो आपको c1 बटा c2 चेक करना होगा। यदि c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं है तो समांतर, और यदि बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको हम 5x माइनस 4y बराबर माइनस 8 कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? 7x प्लस 6y बराबर 9 कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये a1x प्लस b1y बराबर c1 हो जाएगा, ये a2x प्लस b2y बराबर c2 हो जाएगा। यहाँ से हम कंपैरिजन करके a1 का मान क्या हो जाएगा देखेंगे तो a1 बराबर हो गया 5। यहाँ से देखेंगे तो b1 बराबर क्या हो गया? तो b1 बराबर कहेंगे -4, c1 बराबर क्या हो गया? तो -8, a2 बराबर क्या हो गया? तो आप कहेंगे a2 बराबर आ गया है 7, और b2 बराबर क्या हो गया है? तो आप कहेंगे कि सर b2 बराबर तो 6 दिया हुआ है, और c2 बराबर क्या दिया है? तो कहेंगे सर कि 9 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले a1 बटे a2 बराबर चेक करेंगे क्या b1 बटे b2 के है। तो a1 बटे a2 मतलब 5 बटे 7 बराबर है -4 बटे 6 के। तो ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसके आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब आप देखिए कि ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो क्या करेंगी? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। यही आया है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी आपसे ये पूछेगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यदि ये a1 बटा a2 बराबर हो जाता b1 बटा b2 के, तो हम लोग c1 बटा c2 भी चेक करते हैं और वहाँ से हम लोग अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आपका
विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे क्या कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ठीक है, बीजगणितीय विधि। चलिए ध्यान से देखिए। तो इसमें हम लोगों को दो विधि जानना है। एक जानना है प्रतिस्थापन विधि, क्या जानना है, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा जानना है विलोपन विधि। दूसरा क्या जानना है, विलोपन विधि। पहला है विस्थापन विधि और दूसरा क्या है, विलोपन विधि। इन्हीं दोनों विधियों के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो प्रतिस्थापन विधि है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। तो प्रतिस्थापन विधि को जब आप सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, और समीकरण 1 से देखिए, मैं पहले आपको प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया होगी। समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। इसी x के मान को समीकरण 2 में रख देना है ना। समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो जब आप इसी मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो x के जगह पे आप क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 माइनस 2y बराबर y को इस तरफ करेंगे, 14 बराबर y प्लस 2y, है ना, y प्लस 2y। तो 14 बराबर क्या हो जाएगा, 14 बराबर हो जाएगा 3y, और y बराबर हो जाएगा 14/3। तो यहाँ से आपका y का मान निकल आएगा, और फिर आप इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपका x का मान निकल आएगा। तो ये तरीका होता है आपका प्रतिस्थापन विधि निकालने का, ठीक है। और यदि हम इसी को बात करें कि किस प्रकार से विलोपन विधि निकालेंगे, तो विलोपन विधि निकालने का समान तरीका होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के किसी एक चर को बराबर करके उसको विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो पहले से ही बराबर है, यहाँ पर पहले से ही मान लीजिए, लेकिन अब समीकरण ऐसे दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हम लोगों को यदि x को हटाने का आपका मन है, जो x के बगल में दिया है 2, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर x का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो ऊपर में 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा जो दिया हुआ है। लेकिन नीचे अब सब में 2 का गुणा करेंगे। पहले 2 का गुणा करेंगे, x आ जाएगा, फिर माइनस 2y आ जाएगा, बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मान 2x और 2x बराबर हो गया, तो आप इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब प्लस लगा है, तो जो भी मार्क लगा है उसको पलट देंगे। तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 5y आ गया, और 14 में से 8 घटाएंगे 6 आ गया, तो y बराबर 6/5 आ गया। और यही y के मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो आपको x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में ये आपका हो गया विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको क्या करना है, एक संख्या को विलुप्त कर देना है, और प्रतिस्थापन विधि में एक संख्या के मान को क्या कर देना है, बराबर करके दोनों समीकरणों को उनमें विलुप्त करके एक संख्या को मान निकालना है। तो दोनों विधियां सरल होती हैं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि परीक्षा में आपसे डायरेक्ट बोला गया कि इसको विलोपन विधि से सॉल्व करिए तो आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, यदि बोला गया इसको आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए तो इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और आपको मैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सवाल लगाकर कुछ समझाता हूं कि कैसे करना है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। किसकी बात करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की।
तो प्रतिस्थापन विधि ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको दो समीकरण युग्म दिए गए हैं। पहला दिया गया है 7x माइनस 15y बराबर 2 और फिर x प्लस 2y बराबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि आपको पता है कि समीकरण यहाँ पर जो भी दोनों दिए गए हैं इनमें प्रतिस्थापित करना है और एक का मान निकालना है। जैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 को ही ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से क्या ले रहे हैं भाई, x प्लस 2y बराबर 3 दिया है। तो हमको पता है कि यहाँ पे एक का मान निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या कर लें, 3 माइनस 2y। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3y, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 3 का मान क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो अब प्रतिस्थापित कर दिए तो जहां पर भी x होगा वहां पर 3 माइनस 2y लिख देंगे। समीकरण 1 क्या कहता है, 7x माइनस 15y बराबर 2। तो 7 ब्रैकेट में x के मान जब 3 माइनस 2y कर देंगे, माइनस 15y बराबर 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2 हो जाएगा। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 29y बराबर माइनस 19 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 19/29। तो y का मान यदि 19/29 आया है, इस y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y। तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणे 19/29। तो x बराबर 3 माइनस 19 दूना 38/29 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 49/29। क्या आ जाएगा, 49/29। तो x का मान क्या आया है, x बराबर आ गया 49/29 और y का मान क्या आया है, 19/29। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। और आप इसको यदि चेक करना चाहें तो इस x और y के मान को यदि आप समीकरण 1 और 2 में रख देंगे यहाँ पर, तो भी आपका मान सेम टू सेम। यदि आप x और y का मान 1 में रखेंगे तो उसका सॉल्व करने पर 2 आएगा, और यदि या इसमें रखेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि के सवालों को करेंगे। क्लियर है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि पर आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य, एक दुकान में, अब देखिए यदि ऐसा कहा गया है तो आप ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं प्रत्येक रबड़ जो है x रुपए का है, प्रत्येक रबड़ जो है वो x रुपए का है, और प्रत्येक पेंसिल को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, y रुपए। ठीक है। तो इस हिसाब से 9 रुपए का है क्या, 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x रुपया, तो 2 पेंसिल का 2x। एक रबड़ का 3 रुपया, तो एक रबड़ का कितना हो जाएगा, 3y। ये 9 रुपये के बराबर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे तो 4x प्लस 6y बनाएगा बराबर 18। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यदि यहाँ पर हम x का मान निकालें, है ना, समीकरण 2 से, तो यदि x का मान निकालें तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि आपको x का मान y के पदों में चेंज करना है। तो 4x बराबर 18 माइनस 6y, तो x बराबर 18 माइनस 6y बटे में 4, यही होगा। ठीक है, यही होगा। अब क्या करेंगे भाई, अब ये करना है कि इसको हम लोग समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ लिखेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 को या x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर आप रख दीजिए इसके मान को। तो 4
9 माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि यहाँ पे आप 2 कामन ले लें तो 2 9 माइनस 3y बटे में 4 है, तो ये इसका कट के 2, मतलब x का मान ये हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब देखिए इसको जब डिवाइड कर देंगे 2 से प्लस 6y बराबर 18। अब हमने समीकरण 2 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया x के मान को। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2, 9 दूनी 18 माइनस 2 3 6y प्लस 6y बराबर 18, तो माइनस 6y और ये कट गया, 18 बराबर 18 आ गया। अब देखिए दोनों समीकरणों में 18 बराबर 18 आ गया, ना तो x का मान निकाल पाए आप और ना ही y का मान निकाल पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर दोनों जो समीकरण दिए गए हैं वो दोनों समीकरण एक ही है, मतलब समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक होंगे। हम एक पेंसिल और एक रबड़ का अद्वितीय मूल नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब एक हल उसका नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि दोनों जो समीकरण बने हैं आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों समीकरण क्या है, एक हैं। इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि बराबर, देखिए यदि इसमें 2 का भाग दे दें, इसमें 2 का भाग दे दें, इसमें 2 का, तो ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 9 18, देखिए बन गया ना। 2x प्लस 3y बराबर 9, दोनों समीकरण बराबर हो गए। ठीक है, तो जब भी दोनों समीकरण एक ही होगा तो जाहिर सी बात है उसके अनेक हल होंगे और एक मूल्य उसका आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विलोपन विधि। विलोपन विधि के एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले एक काम करते हैं, एक समीकरण बना के तब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रश्न दिया गया है कि दो व्यक्तियों की आय 9:7 है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है कि दो व्यक्तियों की आय 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने 2,000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ऐसे में दोनों व्यक्तियों की मासिक आय को 9x और 7x के रूप में मान लेते हैं, है ना। इसको आय को x मान लेते हैं और खर्चों को y मान लेते हैं। तो उनके जो आय होंगे ना, व्यक्तियों के जो आय होंगे वो हो जाएंगे 9x और 7x। ठीक है, और जो खर्चा होगा, व्यय होगा, जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, y से मान लेते हैं तो 4y और 3y हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समीकरण कैसे बनेगा, क्योंकि वो 2,000 रुपया बचाते हैं, तो यदि पहला व्यक्ति 9x रुपया कमा रहा है तो 4x खर्चा कर रहा है, तो जितना कमा रहा है उतने में से यदि खर्चा घटा दें तो कितना बचेगा, 2,000 रुपया बचा लेता है। और दूसरा व्यक्ति भी यदि 7x रुपया कमा रहा है तो 3y खर्चा कर रहा है, तो ये भी 2,000 रुपया बचा लेता है। और यहाँ से बना ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको चाहे x का मान चाहे y का मान बराबर कर लेना है, चाहे x का मान बराबर चाहे y का। तो इसके पहले सवाल में हम लोगों ने y के मान को बराबर किया था, यहाँ x के मान को बराबर किया था, यहाँ पे आप y का भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, तो आप ऊपर वाले में 3 का गुणा करिए। यहाँ पे क्या लिखा है 4, नीचे वाले में किसका गुणा करेंगे, 4 का। अब 3 का गुणा सब में करिए तो 9 त्रिक 27x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 2 तिहाई 6,000, है ना। इस 3 का गुणा पहले मैंने 9 में किया, फिर उसके बाद इस 3 का गुणा मैंने 4 में किया और फिर इसके बाद 3 का गुणा मैंने 2,000 में किया। तो ये बारी बारी से आपको करना है तीनों में गुणा। ठीक, फिर उसके बाद इसी तरीके से इस 4 का गुणा नीचे करिए, 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर 4 दूनी 8,000। तो अब देखिए यहाँ पे घटा दीजिए दोनों समीकरण को, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं और जब आप जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो चिन्ह बदल गए, प्लस और माइनस कट गया, तो 28x में से 27x घटाएंगे तो माइनस x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2,000। तो देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, x का मान जो आया है वो 2,000 आया है। जब x का मान 2,000 आया है, इस 2,000 को आप समीकरण 3 मान लीजिए। किसको क्या मान लीजिए, समीकरण 3। तो समीकरण 3 को 4 में से समीकरण 1 2 3। ठीक है, अब क्या करिए, इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। यदि समीकरण आप क्या लिखेंगे, इसके बाद देखिए इधर है समीकरण 3 को
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 9 ब्रैकेट में 2000 माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18,000 माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, तो 18 माइनस 2000 बराबर 4y हो जाएगा, और 18 में से 2 हो जाएगा 16,000 हो जाएगा बराबर 4y। 4 से 4 काट देंगे तो ये 4000 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया? 4000। ठीक है, तो यहाँ से x और y का मान आपने निकाल लिया। तो उनकी मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय देखिए, जो वास्तव में जो उनकी आय है वो x और y का मान 2000 और 4000 आया है। तो यदि उनकी मासिक आय की बात करें तो यहाँ पर आय तो ये है, तो x का मान कितना आया है? 2000। तो 9x मतलब 9 गुणे 2000 कितना आ गया? 18,000। कितना आ गया? 18,000। मतलब पहले व्यक्ति की 18,000 मासिक आय थी, दूसरे व्यक्ति की 7x है, मतलब 7 गुणे 4000। तो दूसरे व्यक्ति की कितनी है? 7 गुणे 2000 है ना। तो 7 गुणे 2000 कितना आ गया? तो ये आपका आ जाएगा 14,000। ठीक, तो दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा? 14,000। तो यदि व्यय पूछा होता तो हम लोग y का मान रखते, है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था? वो आय पूछा है, तो इसलिए हम लोगों को x का मान ही रखना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं, विलुप्त करते हैं किसी एक मान को। तो मैंने यहाँ पे y का मान विलुप्त करके आपको दिखाया। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक सवाल पूछा जाता है, यदि कभी भी आपसे कहे अंक, तो अंक का मतलब होता है 2 अंकों की संख्या के लिए अंक जो होते हैं वो x और y मानते हैं, और जो संख्या होती है उसे हम लोग 10x प्लस y मानते हैं। लेकिन यही संख्या पलट दी जाए, संख्या पलटने पर क्या बन जाता है? 10y प्लस x बन जाता है। अब कभी भी आपको सवाल दिया रहे तो सवाल को बहुत ही ध्यान से और पेशेंस के साथ पढ़ा करिए। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, है ना, ध्यान से पढ़िए, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या, बात किसकी की है? संख्या की, तो मतलब 10x प्लस वाई। 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई। कह रहा है और उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, और संख्या को पलटने पर क्या बनता है? 10y प्लस x। इन दोनों का जो योग बता रहा है ना, वो कितना है? वो 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का, आगे कह रहे यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, अंक क्या होते हैं? अंकों का अंतर मतलब x और y, या अंकों का अंतर जो है 2 है, तो आपको संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x और 1x मतलब 11x प्लस 10y और 1y मतलब 11y बराबर 66। यहाँ से दोनों में से 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 66। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 66/11, कट कर 6 आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 6। ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हालांकि किससे हल करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर आप विलोपन विधि से हल करते हैं, तो आपको एक संख्या विलुप्त करना होगा, तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो विलुप्त किसको करते हैं? यहाँ तो सीधे सीधे y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 8 हो गया और 2 चौका 8, x बराबर क्या आ गया? 4। x बराबर आपका 4 आया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x। समीकरण 1 को में यदि आप इसके मान को रख दें तो y बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा। तो y का मान आ गया 2, है ना। अब यदि आपसे पूछा संख्या क्या है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संख्या क्या दिया हुआ है? 10x प्लस वाई। इसी में x और y का मान रख देंगे, तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई 10 गुणे y का मान, x का मान 4 है, y का मान 2 है, तो 40 प्लस 2 बराबर 42 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये संख्या कौन सी है? 42 है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका बनता है इस तरीके से कि एक प्रश्न है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो यह प्रश्न सॉल्व करना। सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना वह भिन्न x बटा वाई है, तो आपने भिन्न क्या मान लिया, x बटा वाई। तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश क्या है x, इसमें आप एक जोड़ दें, तथा हर में एक घटा दें, तो हर क्या है y है, इसमें यदि आप एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो ये क्या हो जाता है, एक हो जाती है, 1/1 मतलब एक हो जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 1 यदि आप इसका गुणा इस तरफ कर देंगे तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y यदि आप इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई और -1, ये भी एक उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर आ गया -2, समीकरण नंबर 1। फिर आगे कहता है यदि हर में एक जोड़ दें, तो x बटा वाई वहीं था, लेकिन यहाँ पे अंश में कुछ नहीं जोड़ा घटाया जा रहा है तो उसको छोड़ देंगे। हर में एक जोड़ा जा रहा है तो हर में एक जोड़ देंगे, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती। अब वह भिन्न क्या हो गया, 1/2। यहाँ से भी तिर्यक गुणा करेंगे, 2x बराबर वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करने पर, 2 को हल करने पर, तो यदि इन दोनों को हल करें तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 और समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर चाहे तो आप y और y का मान बराबर है तो आप क्या कर सकते हैं, बस घटा दीजिए। दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस। ये देखिए प्लस और माइनस कट गया, तो x माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस एक्स बराबर यहाँ पर हो जाए 1, तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। x बराबर क्या आ गया, -1। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1 है तो x का मान -1 है, माइनस वाई बराबर 2, तो -1 - 2 बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर y। तो x का मान क्या आया है, -1, y का मान क्या आया है, -3। तो आपने भिन्न क्या माना था, आपने भिन्न माना था x बटा वाई, मतलब वो भिन्न -1 बटा -3 था, माइनस माइनस काट देंगे तो वो भिन्न 1/3 थी। तो वो भिन्न क्या थी, 1/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अंकों से बनने वाली संख्या और उससे पलटने वाली का मैंने सवाल बताया, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया अंश और हर का। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। और आपका कभी भी कोई सवाल फंसता है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में आप उस सवाल को कमेंट कर दीजिए, आपका वो सॉल्यूशन 1 शॉट के वीडियो में अपलोड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं, और उसके बाद चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।